जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के लिए आज तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हुए हैं ट्रू और फॉल्स का। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। यूनिवर्सिटी जो एलएनएमयू है उनसे जो भी संबंधित कॉलेज हैं उनके जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ। ये बिल्कुल सत्य कथन है, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ था। आगे है, लेखांकन का क्षेत्र सीमित है। यह कथन भी सत्य है, लेखांकन का जो क्षेत्र है वो लिमिटेड है। चलिए आगे है, पुस्तक पालन कला और विज्ञान दोनों है। यह भी कथन सत्य है। पुस्तक पालन जो है, बुक कीपिंग जो है, आर्ट एंड साइंस दोनों है। अगला है, ह्रास के लिए प्रबंध करना आवश्यक है। ह्रास के लिए प्रबंध करना आवश्यक है, ये कथन सत्य है। देखिए, जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसमें दिन प्रतिदिन क्या होता है, तो मूल्य में कमी आती है। और अगर आप ह्रास का प्रबंध करते हैं, ह्रास का आयोजन करते हैं, ह्रास चार्ज करते हैं, तो जिस तिथि को आप संपत्ति को बेचेंगे उस तिथि पे संपत्ति का क्या वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए ह्रास का प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे है, गार्नर बनाम मर्रे विवाद 1903 में हुआ था। तो यह कथन भी सत्य है। गार्नर बनाम मर्रे विवाद जो था वो 1903 में हुआ था। इसमें गार्नर, मर्रे और विकलिंस 3 साझेदार थे। DPS 2 का क्वेश्चन से। आगे है, लहुकार राशि और न्यूनतम किराया एक ही होता है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग और मिनिमम रेंट दोनों एक ही होता है। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। आप लोगों को पता होगा, लघुकार जो होता है, शॉर्ट वर्किंग जो होता है, वो होता है न्यूनतम किराया रॉयल्टी से, अधिकार शुल्क से जितना अधिक होता है वही होता है शॉर्ट वर्किंग। लघुकार दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए आप यहाँ पे असत्य लिखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो लघुकार राशि यानी कि शॉर्ट वर्किंग और मिनिमम रेंट अकाउंट दोनों सेम है। न्यूनतम किराया को स्थिर किराया, मृत किराया कहा जाता है। डिड रेंट, मिनिमम रेंट या फिक्स्ड रेंट, ये सब एक नाम हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं, लघु कार्य 2 प्रकार का होता है। ये बिल्कुल सही है। रिकोवेबल यानी कि आप अपलिखित कर सकते हैं, अनरिकोवेबल यानी कि आप अपलिखित नहीं कर सकते। आगे है, किराया और अधिकार शुल्क एक ही है। तो यह कथन जो है असत्य है। अधिकार शुल्क किसी भी प्रकार के संपत्ति पर लगाया जा सकता है, जबकि किराया जो है वो फिक्स्ड एसेट पे लगाया जाता है। तो किराया यानी कि रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंसेस है। चलिए अगला प्रश्न, न्यूनतम किराए की राशि में कमी और वृद्धि हो सकता है। तो यह बिल्कुल गलत कथन है। नाम ही है इसका न्यूनतम किराया, न्यूनतम नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल सत्य है, ये सत्य होगा। न्यूनतम किराए की राशि में कमी और वृद्धि हो सकता है। देखिए, मैंने कुछ और ही समझ लिया। न्यूनतम किराए की राशि जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो तय करते हैं। अगर उनको लगता है जो नहीं, अब जो मेरा एसेट है उसका मिनिमम बढ़ाना चाहिए, तो दोनों मिलकर उसको बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो न्यूनतम किराए की राशि को कम या ज़्यादा क्या सकता है, हमको समझ में ये आ गया। जो न्यूनतम किराए की राशि से कम राशि जो लैंडलॉर्ड है वो ले सकता है। तो ये बिल्कुल गलत कथन होगा। न्यूनतम किराए की राशि से कम राशि लैंडलॉर्ड नहीं लेगा। जो लैंडलॉर्ड राशि लेगा वो मिनिमम जो है ना, वो न्यूनतम किराया लेगा। यानी कि एक जो राशि तय होता है वही तो न्यूनतम किराया होता है। आगे है, किस्त भुगतान या किराया क्रय पद्धति में माल उधार बेचा जाता है। तो बिल्कुल सत्य है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम या हायर परचेज सिस्टम जो है क्रेडिट सेल्स का ही एक पद्धति है, तो इसका आंसर ट्रू होना ही है। आगे है, माल के प्रेषण और बिक्री में अंतर है। तो बिल्कुल सत्य है, प्रेषण और बिक्री में अंतर है। आगे है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में बना। तो यह कथन सत्य है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में ही बना था। आगे है, एक नाबालिग अंशधारी हो सकता है। तो बिल्कुल सत्य कथन है, नाबालिग अंशधारी हो सकता है। आगे है,
कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है। कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति है, बिल्कुल सत्य है। कंपनी का जो स्थापना होता है कानून के द्वारा ही होता है, इसलिए इसका जो लाइफ है वो जो है अमर है, इमोर्टल है, यानी कि लॉ के द्वारा ही इसको खत्म किया जा सकता है। आगे है किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति में माल के मरम्मत का दायित्व विक्रेता पर रहता है। विक्रेता का मतलब होता है बेचने वाला, ठीक है। तो किराया क्रय पद्धति में माल के मरम्मत का दायित्व विक्रेता पर होता है, सत्य है। आगे है किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता माल का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। ये कथन जो है असत्य है। किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता माल का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति एक बिक्री अनुबंध है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। किस्त भुगतान पद्धति एक बिक्री अनुबंध है। किस्त भुगतान पद्धति क्या है? एक बिक्री अनुबंध है। किस्त भुगतान पद्धति एक बिक्री अनुबंध है। आगे है गार्डनर बनाम मर्रे विवाद में न्यायाधीश जोयस ने निर्णय दिया था। तो बिल्कुल सत्य कथन है। गार्डनर बनाम मर्रे विवाद 1903 में हुआ था। इंग्लैंड के जज थे, न्यायाधीश थे जोयस, जिन्होंने अपना फैसला दिया था। इसमें 2 फैसला दिया गया था। पहला फैसला दिया गया था जो दिवालिया साझेदार हैं उनके पूंजी की कमी को सक्षम साझेदार पूंजी के अनुपात में विभाजन करेंगे, और दूसरा दिया था जो रियलाइजेशन लॉस को नगद में सक्षम साझेदार लाएंगे। चलिए आगे है, जब फर्म के सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाता है तो फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाएगा तो फर्म का समापन हो जाएगा, या एक को छोड़कर बाकी सब दिवालिया हो जाएगा। इस स्थिति में भी फर्म का दिवालिया हो जाता है अनिवार्य रूप से, ठीक है। आगे प्रेषण एजेंसी से संबंधित नियमों से शासित होता है। प्रेषण एजेंसी से संबंधित नियमों से शासित होता है। तो बिल्कुल सत्य कथन। आगे है प्रेषण खाता अवास्तविक प्रकृति का होता है। प्रेषण खाता अवास्तविक प्रकृति का होता है। तो बिल्कुल सत्य है। प्रेषण खाता जो है कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, अवास्तविक खाता। चलिए आगे है पशुधन अस्थाई संपत्ति है। तो सत्य कथन है। पशुधन जो है अस्थाई संपत्ति है। पशुधन क्या है? लिव स्टॉक जो है ना वो फिक्स्ड एसेट है। आगे अधिकार शुल्क खाता की प्रकृति नाम मात्र या अवास्तविक खाता है। तो बिल्कुल सत्य है। रॉयल्टी अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। आगे है भूस्वामी खाता व्यक्तिगत खाता होता है। तो किसी व्यक्ति से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो लैंडलॉर्ड अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। चलिए आगे है स्थिर पूंजी की दशा में चालू खाता खोला जाता है। तो ये याद रख लीजिए, बिल्कुल सत्य है और बहुत काम का चीज़ है। जब पूंजी स्थिर होता है तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाया जाता है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो इस स्थिति में एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आगे है ह्रास अस्थाई संपत्ति पर लगाया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसमें भूमि अपवाद है। सभी अस्थाई संपत्ति पर ह्रास लगाया जाता है भूमि को छोड़कर। अगला है आय व्यय खाता में आयगत आय एवं व्ययों को दिखाया जाता है। तो बिल्कुल सत्य है। आयगत आय और आयगत व्यय ही आय व्यय खाता में दिखाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो भी होगा वही दिखाया जाएगा, वो भी चालू वर्ष का, ठीक है। आगे है प्राप्ति एवं भुगतान खाता में आयगत एवं पूंजीगत दोनों मदों को दिखाया जाता है। तो बिल्कुल सत्य है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में कोई भी रिसिप्ट और पेमेंट्स को हम दिखा सकते हैं। आय व्यय खाता नामात खाता है, बिल्कुल सत्य है। 12th में आप पढ़े होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। आगे है प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है, बिल्कुल सत्य है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। आगे है लेखांकन एक भाषा है, यह भी कथन भी सत्य है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। चलिए आगे ख्याति अमूर्त एवं मूल्यवान संपत्ति है, बिल्कुल सत्य है। देखिए इसमें सत्य की संख्या ज्यादा है। सत्य की संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ, आपको फैक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें अगर इससे हटके कुछ पूछता है सेम चीज में तो आप असत्य लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको सत्य से दर्शन करवा रहा हूँ। आगे लेखांकन सिद्धांत
लोचपूर्ण है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट आगे है। व्यापारिक खाता सकल लाभ और हानि दर्शाता है, व्यापारिक खाता सकल लाभ और हानि दर्शाता है, यह कथन सत्य है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को दिखाता है। आगे लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ और हानि को दर्शाता है, तो यह भी सत्य है। आर्थिक चिट्ठा एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है और यह व्यापार की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, तो यह कथन भी सत्य है। आर्थिक चिट्ठा को दर्पण भी कहा जाता है और यह एक खाता नहीं है, यह एक विवरण है, ये समझ लीजिए। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, इसको अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक इन्हें शेयर करें, जो भी ग्रुप है आपका वहाँ पे इसे सेंड करें। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।